बेटा मैट्रिक्स के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन ये एमसीक्यू के लिए। अब मैं 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा एमसीक्यू के रूप में कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो उसके अंदर जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी। तो आपके पास इसकी रैंक है बेटा एन, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका मतलब 1 होगा। तो इसका मतलब है ठीक, डिटरमिनेंट निकालोगे तो आई का जो डिटरमिनेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो 1 होगा, 0 नहीं है, इसलिए उसकी रैंक बेटा एन है क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2, रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन है। अब प्रत्येक एंट्री एंड ईच एंट्री इज की, प्रत्येक एंट्री कैसे फिल है। तो मैंने सपोज करो बेटा 2x2 की मैट्रिक्स ले ली और उसकी प्रत्येक एंट्री मैंने 2 से फिल कर दी। 2x2 की मैट्रिक्स ली, ठीक। अब R2 माइनस के R1 मैंने करा तो 2 2 0 0। तो एक दो रो थी, इसमें दो रो में एक रो नॉन जीरो प्राप्त हुई, तो उसकी रैंक 1 है। तो ऑर्डर एन है, एंट्री कैसे फुल है, तो इसका मतलब है उसकी रैंक भी 1 ही होगी, जो कि मैंने एग्जाम्पल देकर 2x2 मैट्रिक्स आपको बता दी। केस के रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, के किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी ले दो, उसकी रैंक 1 ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन है। मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रो और कॉलम। हम कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी 2 रो और 2 कॉलम अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है मैट्रिक्स की वो यूनिक होती है, तो वो यूनिक ही रहेगी। तो इसका मतलब है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और उसकी 2 रो और 2 कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब है उसकी रैंक, इसका मतलब है उसकी जो रैंक होगी, कितने ऑर्डर की है, n बाई n की है, तो उसकी रैंक बेटा n ही प्राप्त होगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, ठीक। तो उसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे वो यूनिक प्राप्त होगा, इसलिए इसकी रैंक बेटा n है। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स ए दे रखी, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, मैट्रिक्स ए दे रखी, अब इसकी हमें रैंक ज्ञात करनी है। रैंक कब ज्ञात करनी है बेटा, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर बेटा मैं यहाँ से ए बी के स्थान पर कुछ सेम वैल्यू रखता हूँ, ए बी के स्थान पर मैंने वैल्यू सेम रखी, एग्जाम्पल के तौर पर 1 1 रखा, तो यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 2 2 2 हो जाएगा, ये भी 1 1 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम इसे रैंक निकालना है तो ये आपके पास 2 है, ये 1 1 है, 3 में से 8 1 घटा दो 0 आ जाएंगे, 8 2 से 8 2 की मल्टीप्लाई करके 8 1 घटा दो तो आपके पास 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो बैठेगी 1 1 1 2 2 2 1 1। तो इसमें से घटा तो इसका मतलब है एक नॉन जीरो प्राप्त होगी, एक रो नॉन जीरो प्राप्त होगी, जो भी 0 हो जाएगी, 1 1 1, ये भी 0 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 ये भी 0। तो इसकी जो रैंक होगी बेटा वह 1 प्राप्त होगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। यह मैट्रिक्स दे रखी ए बराबर बी बराबर सी के है, तो एक रो नॉन जीरो प्राप्त होगी, इसलिए इसकी जो रैंक होगी बेटा 1 होगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5, 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर 1 1 0 3 1 3 और 5 3 3 आर लीनियरली 3 वेक्टर दे रखे होते हैं और 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कैन नॉट बी एनीथिंग नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है इस बात को बताना। तो बेटा तीनों वेक्टर 1 1 0 3 1 3 और 5 3 3, ये 3 वेक्टर है बेटा। इन 3 वेक्टरों में मैंने क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करी ए बी सी और इन्हें बेटा ऐड कर दिया, और इक्वल टू 0 वेक्टर कर दिया। ए बी सी की इन वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू 0 रख दिया, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा ए प्लस 3b प्लस में 5c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करी
ए प्लस के बी प्लस के 3c इक्वल टू 0 और आपके पास है 0a प्लस 3b और प्लस के 3c इक्वल टू 0। ये तीन वेक्टर दे रखे थे, इसमें ए बी सी की मल्टीप्लाई करके मैंने इन्हें ऐड कर दिया इक्वल टू 0। अब मैं ए बी सी की वैल्यू निकालता हूँ। अगर ए बी सी की वैल्यू तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और कम से कम एक वेक्टर ऐसा आया ए बी सी जो नॉन जीरो है, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। तीनों वेक्टर तीनों वैल्यू ए बी सी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अन्यथा नहीं है। तो बेटा इसकी मैंने मैट्रिक्स बनानी। मैट्रिक्स बनाने पर 1 3 5 1 1 3 0 3 ये इसके थ्रू ये बेटा मैंने मैट्रिक्स बना ली। यानी कि मैट्रिक्स जो बनी ए बी सी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा और मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपके पास कंडीशन है, इसे मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। ठीक, अब मैं इसकी देखता हूं बेटा रैंक। एक तो रैंक के थ्रू एक मैं देखता हूं अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त होती है या सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो इसका मतलब है नॉन सिंगुलर है, या मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक है क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन या इक्वेशन जो बैठी या होमोजेनियस इक्वेशंस बैठी है। कैसी है? होमोजेनियस इक्वेशंस। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक ठीक 3 होगी, और 3 अगर है तो इसका तात्पर्य ये जीरो सोल्यूशन देगा। जीरो सोल्यूशन का मतलब ट्राइवल सोल्यूशन है। ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब है ए की भी वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू। अगर तीनों कांस्टेंट की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला बेटा इस मैट्रिक्स का 1 3 माइनस के 9 माइनस 3 3 माइनस 0 प्लस के 5 3 माइनस के, तो आपके पास माइनस 6 माइनस 9 प्लस के 15, तो 9 6 15 ये वैल्यू प्राप्त हुई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है बेटा ये जो इक्वेशंस है यह लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है यानी कि इसका मतलब है ए का डिटरमिनेंट निकाला और ए का डिटरमिनेंट मेरे पास इक्वल टू 0 हुआ तो ये मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसने कहा बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम यानी लीनियर इक्वेशन है और भी कंसिस्टेंट है। इसने कहा ए एक्स इक्वल टू बी लीनियर इक्वेशन इन्हें लिख दिया, ये भी ने कहा कंसिस्टेंट है। ठीक, तो इसके भी 4 ऑप्शन है, इसके भी 4 ऑप्शन है। और इनमें कौन से ऑप्शन सही हैं जो कंडीशन इन्होंने लिख रखी उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस होती है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म का है, मैट्रिक्स फॉर्म है। अब इसने कहा बेटा ये कंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कहने का तात्पर्य ये हुआ अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? एग्जिस्ट है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो उस सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने में बेटा आपके पास ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों में कंसिस्टेंट शब्द कहा, दोनों में कंसिस्टेंट शब्द कहा तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो ये तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट कहने का तात्पर्य सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, ये तो यूनिक होगा, ये इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसका सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिक, आइदर यूनिक और सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होने का मतलब है सॉल्यूशन ये तो यूनिक होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आइदर यूनिक ये इनफाइनाइट, दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसके अकॉर्डिंग आ जाओ बेटा, ये आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में अगर यूनिक सॉल्यूशन हो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन है कि वो रैंक ए बराबर रैंक ए बी। अगर ये दोनों बराबर है
ये दोनों बराबर हैं, तो इसका सोल्यूशन ये तो यूनिक है, ये इनफाइनाइट है। अब इसमें कंडीशन आएगी, यदि ये नंबर ऑफ अननोन n नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन अगर इक्वल टू n है, इक्वल टू n है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वल टू n है। और लेस n है तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। n का मतलब नंबर ऑफ अननोन, और रैंक a और रैंक ए बी दोनों बराबर हैं और वे इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, और लेस n है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसने कहा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और दोनों के लिए रैंक ए और रैंक ए बी दोनों कैसे होती है बेटा, बराबर होती हैं, ठीक। इसलिए रैंक ऑफ ए और रैंक ए बी दोनों बराबर है, तो थर्ड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। तो दोनों क्वेश्चन एक दे रखे थे, लैंग्वेज हमने चेंज करके रखी थी, तो लैंग्वेज चेंज के अनुसार मैंने इसका ऑप्शन भी बताया आपको और इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर बताया क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इनका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें रैंक मेथड, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का मेथड अप्लाई नहीं करने, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी, तो इसलिए हमें इसका सीधा ही सॉल्यूशन निकालना। अब एक्स का मान मैं देखता हूँ, चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चार ऑप्शन वेरीफाई, एक्स बराबर -2, वाई बराबर -1, -2 और -1, इनके माइनस के 4 होगा, ये इक्वल टू 4 नहीं होता, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं है, कैंसिल हुआ। एक्स बराबर 2, वाई बराबर -1, 2 -2 0 होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, -2 और +2 ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1 रखा, 2 + 2 4 हो गया, फिर इसमें रखा 2 2 = 4, 5 1 = 5, 5 + 4 = 9, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक। जब x वैल्यू दे रखी हो तो सीधे इक्वेशंस को वेरीफाई कराओ और आंसर बता दो, आपको कोई मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बताओ, ठीक। इस इक्वेशन में जब ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होती है, कैसा सॉल्यूशन लगती है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है बेटा, अगर ये इक्वेशंस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन लगती है, और यूनिक सॉल्यूशन लगती है तो ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है कि जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने ए मैट्रिक्स निकाली, ए मैट्रिक्स आपके पास है बेटा लैम्डा 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा, ये ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकाला बेटा लैम्डा स्क्वायर -1 R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया, ठीक। लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस के 1 लैम्डा -1 +1 1 माइनस लैम्डा, ये आपके पास बेटा लैम्डा होगा, लैम्डा -1 लैम्डा +1 इसके फैक्टर हो गए, ठीक। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के लैम्डा -1 माइनस कॉमन ले लिया लैम्डा -1, तो आपके पास होगा बेटा लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इस लैम्डा की मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी और माइनस के 2 लैम्डा -1, लैम्डा -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2, ये लैम्डा -1 है, इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर बैठे हैं लैम्डा +2 और लैम्डा -1। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बाद मुझे ये फैक्टर प्राप्त हुए, ठीक। अब जब ये फैक्टर मुझे प्राप्त हुए और मैंने कहा कि ये इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन लगते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ए का डिटरमिनेंट निकाला, मुझे ये प्राप्त हुआ। अगर इस फैक्टर में लैम्डा का मान -1 +1 और लैम्डा का मान -2, लैम्डा का मान -2, इस इक्वेशन में अगर लैम्डा का मान 1 नहीं रखोगे, लैम्डा का मान -2 नहीं रखोगे, तो ये इक्वेशंस जो है, जो मैट्रिक्स है वो आपके पास
मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो कंडीशन ये है कि मैंने आपको पहले कहा था यूनिक सॉल्यूशन है तो ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए का डिटरमिनेंट मैंने निकाला, इसमें लैम्डा का मान 1 और लैम्डा का मान -2 नहीं रखोगे। अगर लैम्डा का मान 1 नहीं रखा और लैम्डा का मान -2 नहीं रखा तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बेटा नॉन सिंगुलर होगी, मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होगी और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन देगी। तो इसकी कंडीशन बेटा ये थी।